साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 2 का 17वां बयान लेकर के। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद्रकांता संतति जिसे बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखा है, एक इतनी प्रसिद्ध उपन्यास है, इतनी प्रसिद्ध कहानी है जिसको पढ़ने के लिए उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने भी हिंदी भाषा सीखी थी। इतनी शानदार कहानी जिसमें अय्यार हैं, रहस्य है, रोमांच है और एक एक लाइन के बाद ही रहस्य बढ़ता है। तो आप और हम सभी इसको पढ़ना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 17वां बयान। भैरव सिंह की राजगृह गए आज तीसरा दिन है। यहाँ का हालचाल अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ। इसी सोच में आधी रात के समय अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह को नींद नहीं आ रही है। किशोरी की ख्याली तस्वीर उनकी आंखों के सामने आकर गायब हो जाती है। इससे उन्हें और भी दुख होता है। घबराकर लंबी सांस ले बैठते हैं। कभी भी जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो पलंग को छोड़ कमरे में टहलने लगते हैं। इसी हालत में इंद्रजीत सिंह कमरे के अंदर टहल रहे थे। इतने में पहरे के एक सिपाही ने अंदर की तरफ झांककर देखा और इनको टहलते देख हट गया। थोड़ी देर बाद वह दरवाजे के पास इस उम्मीद में आकर खड़ा हो गया कि कुमार उसकी तरफ देखकर पूछें तो वह कुछ कहे, मगर कुमार तो अपने ध्यान में डूबे हुए हैं। उन्हें खबर ही क्या है कि कोई उनकी तरफ झांक रहा है या इस उम्मीद में खड़ा है कि वे उसकी तरफ देखें और कुछ पूछें। आखिर उस सिपाही ने जानबूझकर किवाड़ का एक पल्ला इस ढंग से खोला कि कुछ आवाज़ हुई। साथ ही कुमार ने घूमकर उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्या है। राजा सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का बराबर ये हुक्म था कि मौका न होने पर भी चाहे किसी की इतला न की जाए, मगर जब कोई अय्यार आवे और कहे कि मैं अय्यार हूँ और इसी समय मिलना चाहता हूँ, तो चाहे कैसा ही बेमौका क्यों न हो, हम तक उसकी इतला ज़रूर पहुँचनी चाहिए। अपने घर के अय्यारों के लिए तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। चाहे वह कुछ समय में भी महल में घुस जाए या जहाँ चाहे वहाँ पहुँचे, महल में उनकी खातिर और उनका लिहाज ठीक उतना ही किया जाना था जितना 15 वर्ष के लड़के का किया जाता, और इसी का ठीक नमूना अय्यार लोग दिखलाते थे। सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, एक अय्यार हाजिर हुआ है और इसी समय कुछ अर्ज किया चाहता है। कुमार ने कहा, रोशनी तेज़ कर दो और उसे अभी यहाँ लाओ। थोड़ी देर बाद चुस्त शाय मखमल की पोशाक पहरे, कमरे में यानी कमर में खंजर लटकाए, हाथ में कमंद लिए एक खूबसूरत लड़का कमरे में आ मौजूद हुआ। इंद्रजीत सिंह ने गौर से उसकी तरफ देखा। साथ ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। जो अभी उदास मालूम होता था खुशी से दमकता हुआ दिखाई देने लगा। इंद्र, मैं तुम्हें पहचान गया। लड़का, क्यों नहीं पहचानेंगे, जबकि आपके यहाँ एक से एक बढ़कर अय्यार हैं और दिन रात उनका संग है, मगर इस समय मैंने भी अपनी सूरत अच्छी तरह नहीं बदली है। इंद्र, कमला, पहले ये कहो कि किशोरी कहाँ और किस हालत में है और उन्हें अग्निदत्त के हाथ से छुट्टी मिली या नहीं। कमला, अग्निदत्त का अब उनकी कोई खबर नहीं है। इंद्र, इधर आओ और हमारे पास बैठो। खुलासा कहो कि क्या क्या हुआ। मैं तो इस लायक नहीं कि अपना मुँह उन्हें दिखाऊं, क्योंकि मेरे लिए यानी मेरे किए कुछ भी नहीं हो सका। कमला, बैठकर आप ऐसा ख्याल नहीं करें। आपने बहुत कुछ किया, अपनी जान देने को तैयार हो गए और महीनों दुख झेला। आपके अय्यार लोग अभी तक राजगृह में इस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाता कि किशोरी वहाँ नहीं है तो उस राज्य का नाम निशान मिटा देते। इंद्र, मैंने भी यही सोच के उस तरफ जोर नहीं दिया कि कहीं अग्निदत्त के हाथ पड़ी हुई बेचारी किशोरी पर कुछ आफत न आवे। हाँ, तो अब किशोरी वहाँ नहीं है। कमला, नहीं। इंद्र, कहाँ है और किसके कब्जे में है। कमला, इस समय वह खुद मुख्तार है, सिवाय लज्जा के उन्हें और किसी का डर नहीं। इंद्र, जल्दी बताओ वह कहाँ है, मेरा जी घबरा रहा है। कमला, वह इसी शहर में है, मगर अभी आपसे मिलना नहीं चाहती। इंद्र, आंखों में आंसू भर करके,
बस तो मुझे मालूम हो गया कि उन्हें मेरी तरफ से रंज है, मेरे लिए कुछ न हो सका इसका उन्हें दुख है। कमला, नहीं नहीं, ऐसा भूल के भी न सोचिए। इंद्र, तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता? कमला कुछ सोचकर, मिल क्यों नहीं सकते, मगर इस समय? इंद्र, क्या तुमको मुझ पर दया नहीं आती? अफसोस, तुम बिल्कुल नहीं जानती कि तुम्हारी बातें सुनकर इस समय मेरी दशा कैसी हो रही है। जब तुम खुद कह रही हो कि वह स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है और इसी शहर में है, तो मुझसे न मिलने का कारण ही क्या है? बस यही, न कि मैं उस लायक नहीं समझा जाता। कमला, फिर आप उसी ख्याल को मजबूत करते हैं। खैर, तो फिर चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मगर आपके साथ किसी अय्यार को लेते चलिए। भैरव सिंह तो यहाँ है नहीं, आपने उन्हें राजगृह भेज दिया है। इंद्र, क्या हर्ज है, तारा सिंह को साथ लिए चलता हूँ। मगर भैरव सिंह के जाने की खबर तुम्हें क्यों कर मिली? कमला, मैं बखूबी जानती हूँ, बल्कि उनसे मिलकर मैंने कह भी दिया है कि किशोरी राजगृह में नहीं है, तुम बेखौफ होकर अपना काम करना। इंद्र, अगर तुमने उससे ऐसा कह दिया है तो राजगृह में बड़ा ही बखेड़ा मचावेगा। कमला, मचाना ही चाहिए। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसी समय तारा सिंह को बुलाया और उन्हें साथ ले कपड़े पहन कमला के साथ किशोरी से मिलने की खुशी में लंबे लंबे कदम बढ़ाते रवाना हुए। शहरी शहर बहुत सी गलियों में घुमाती हुई इन दोनों को साथ लिए कमला बहुत दूर चली गई और विष्णु पादुका मंदिर के पास ही एक मकान के मोड़ पर पहुंच करके खड़ी हो गई। इंद्र, क्यों, क्या हुआ, रुक क्यों गई? कमला, बस हम लोगों को इसी मकान में चलना है। इंद्र, तो चलो। कमला, इस मकान के दरवाजे के सामने ही एक भारी जमींदार की बैठक है, वहाँ दिन रात पहरा पड़ता है। इधर से आप लोगों का जाना और यह जाहिर करना कि आज इस मकान में 2 आदमी नए घुसे हैं, मुनासिब नहीं। तारा, तो फिर क्या करना चाहिए? कमला, मैं दरवाजे की राह से जाती हूँ, आप लोग पीछे की तरफ से जाइए और कमंद लगाकर मकान के अंदर पहुँचिए। इंद्र, क्या हर्ज है, ऐसा ही होगा, तुम दरवाजे की राह से जाओ। कमला, मगर एक बात और सुन लीजिए, जब मैं इस मकान में पहुंचकर छत पर से झांकूं तभी आप कमंद फेंकिए, क्योंकि बिना मेरी मदद के कमंद अड़ नहीं सकेगी। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे 18वां बयान। अब देखिए क्या होता है मकान के अंदर। मकान के अंदर कमला, इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह के पहुंचने के पहले ही हम अपने पाठकों को इस मकान में ले चलकर यहाँ की कैफियत दिखाते हैं। इस मकान के अंदर छोटी छोटी न मालूम कितनी कोठरियाँ हैं, पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम तो उस दालान के पास जाकर खड़े होते हैं जिसके दोनों तरफ 2 कोठरियाँ और सामने लंबा चौड़ा सहन है। इस दालान में किसी तरह की कोई सजावट नहीं, सिर्फ एक दरी बिछी हुई है और खूंटियों पर कुछ कपड़े लटक रहे हैं। आधी रात का समय होने पर भी दालान में चिराग की रोशनी नहीं है। यह दालान ऊपर के दर्जे में है, इसके ऊपर कोई इमारत नहीं है। सामने का सहन बिल्कुल खुला हुआ है। चंद्रमा की फैली हुई सफ़ेद चांदनी सहन से घुसती हुई धीरे धीरे दालान में आ रही है, जिसकी रोशनी उस दालान की हर चीज़ को दिखलाने के लिए काफ़ी है। एक तरफ की कोठरी तो बंद है, मगर दूसरी बगल वाली कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ है। यह कोठरी बहुत बड़ी नहीं है और इसके भीतर सफ़ेद फर्श पर 2 औरतें बैठी हुई धीरे धीरे कुछ बातें कर रही है। हमारे पाठक इन दोनों औरतों को बखूबी पहचानते हैं। इनमें से एक तो किशोरी और दूसरी वही किन्नरी है जिस पर कुंवर आनंद सिंह रिझे हुए हैं, जो कई दफ़े आनंद सिंह के कमरे में कोठरी के अंदर से निकल अपने चितवनों से उन्हें घायल कर चुकी है और साथ साथ आप भी आशिक हो चुकी है। किशोरी, बहन, तुमने जो कुछ नेकी मेरे साथ की है उसे मैं किसी तरह भूल नहीं सकती। मुझसे यह कभी न होगा कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ इंद्रजीत सिंह के पास चली जाऊं। किन्नरी, फिर क्या किया जाए? किस तरह उम्मीद हो कि मुझे कोई पूछेगा? किशोरी, कमला ने मुझसे कसम खाकर कहा है कि आनंद सिंह किन्नरी की चाह में डूबे हैं। इसे भी जाने दो, आखिर तुम्हारा एहसान कुछ उनके ऊपर है या नहीं? इतने बदमाशों को जो यहाँ फसाद मचा रहे थे, सिवाय तुम्हारे कौन मार सकता था? किन्नरी, खैर जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें। किशोरी,
कमला आ जाए तो उससे राय मिलाकर जो मुनासिब मालूम हो किया जाए। ओफ, यहाँ बैठे बैठे जी घबरा गया। चलो बाहर चलें, चांदनी खूब निकली हुई है। दोनों औरतें कोठरी के बाहर निकली और सहन में आकर टहलने लगी। मौसम के मुताबिक कुछ सर्दी पड़ रही थी, इसलिए दोनों ज़्यादा देर तक सहन में टहल नहीं सकी। दालान में आकर दरी पर बैठ गई और बातचीत करने लगी। इस मकान के बगल में एक छोटा सा नज़र बाग था, मगर इसकी हालत ऐसी ख़राब हो रही थी कि उसे नज़र बाग की जगह खंडर या जंगल ही कहना मुनासिब है। नज़र बाग में जाने के लिए इस मकान से एक रास्ता था, बाकी चारों तरफ उसके ऊंची ऊंची दीवारें थीं। इस मकान में बिना भीतर वाले की मदद के कोई कमंद लगाकर चढ़ नहीं सकता था, क्योंकि इसकी ऊपर की दीवारें इस खूबी से बनी हुई थी कि किसी तरह कमंद अड़ नहीं सकती थी। हाँ, अगर कोई चाहे तो कमंद के ज़रिए उस नज़र बाग में ज़रूर जा सकता था, मगर इस मकान में आने के लिए वहाँ से भी वही दिक्कत होती। थोड़ी देर किन्नरी और किशोरी बातें करती रही। इसके बाद नीचे से किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आई। किशोरी ने कहा, लो बहन, कमला भी आ पहुंची। किन्नरी, खटखटाने की आवाज़ से तो मालूम होता है कि कमला ही है, मगर तो भी खिड़की से झांककर मामूली सवाल कर लेना मुनासिब है। किशोरी, ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को धोखा देने के लिए दुश्मन लोग 50 रंग लाया करते हैं। तुम ठहरो, मैं कुछ पूछती हूँ। इतना कहकर किशोरी ने दरवाजे की तरफ वाली खिड़की में से झांककर पूछा, गिनती पूरी हुई? इसके जवाब में किसी ने कहा, हाँ, 85 तक। किशोरी, अच्छा, मैं नीचे आकर दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलने के लिए खुशी खुशी किशोरी नीचे उतरी, मगर चौखट के पास पहुँचने के पहले ही नीचे के अंधेरे दालान में एक मोटे और कद्दावर आदमी को खड़ा देख डर के मारे चिल्ला उठी, तथा उस समय तो एक चीख मारकर बिल्कुल ही बेहोश हो गई, जब वह शैतान इस बेचारी की तरफ झपटा और हाथ तथा कमर पकड़कर बेदर्दी के साथ एक तरफ खींच ले गया। किशोरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही हाथ में नंगी तलवार लिए किन्नरी बड़बड़ाती हुई नीचे पहुंची, मगर चारों तरफ घूम घूम कर देखने पर भी उसने किसी को न पाया, बल्कि किशोरी का भी पता न लगा। किन्नरी दरवाज़ा खोलना तो भूल गई और किशोरी को न पाने से घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी। उसी भयानक अंधेरे में दालान और कोठरियों में घूमती हुई किन्नरी को इस बात का जरा भी खौफ न मालूम हुआ कि किशोरी की तरह कहीं मुझ पर आफत न आ जाए। बेचारी किशोरी चीख मारकर बेहोश हो गई, मगर जब वह होश में आई तो उसने अपने को मौत के पंजे में गिरफ्तार पाया। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में ज़बरदस्ती ज़मीन पर गिराई हुई है। एक आदमी नकाब से अपनी सूरत छिपाए उसकी छाती पर सवार है और खंजर उसके कलेजे के पार किया ही चाहता है। तो साथियों, यहाँ अब ये चंद्रकांता संतति भाग 2 समाप्त होता है, और तीसरे भाग में फिर हम और आप एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बेचारी किशोरी का क्या होता है, किन्नरी का क्या हाल होता है, क्या दुश्मन उनको पकड़ के ले जाते हैं, क्या उनको मार डाला जाता है, या और कोई किन्नरी कोई नया गुल खिलाती है, कमला क्या करती है, और आनंद सिंह का क्या होता है, और इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह जो किशोरी की खोज में उस मकान में अंदर जाने के लिए खड़े हुए हैं, क्या वो उस मकान के अंदर जा पाते हैं, क्या वो किशोरी से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है, अब तक इस कहानी में क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और पिछली कहानी, पिछले पार्टों को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले पार्ट पढ़ें और उसके बाद ही आगे पढ़ना शुरू करें। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।